छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा व्याकरण। भाषा व्याकरण में हमने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है उसी का दोबारा फिर से एक बार हम उस बारे में सोचेंगे या उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद वाक्य किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? जो जिन वर्णों का अर्थपूर्ण समूह होता है, जैसे मानो न ये शब्द वर्ण है, फिर इसके बाद र ये वर्ण है। इन दोनों को अगर एक साथ मिलाया जाए, जैसे इन दोनों से शब्द बनेगा नर, यानी कि इसका कोई अर्थ निकलता है। उसी के साथ साथ ऐसे हर शब्द को जोड़ने के बाद जो कोई अर्थपूर्ण शब्द होता है या दो वर्णों को जोड़कर कोई अर्थपूर्ण समूह होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। उसके साथ साथ जैसे ये दो वर्ण है, इनको मिलाने से क्या होगा? जो होगा समूह, यानी कि दो वर्णों का समूह होगा रोना, और इस समूह को हम इसको शब्द कहते हैं। अब यहां तक हम समझ गए शब्द किसे कहते हैं? अर्थपूर्ण वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। उसी के साथ साथ अब वाक्य हम किसे कहेंगे? जैसे ये शब्द है रोना, हम कुछ शब्द लिखेंगे, रोना, रमेश, उसके बाद क्रिया है यानी कि बोना क्रिया। अब शब्द कौन कौन से हैं? रोना, रमेश और है। इन अर्थपूर्ण शब्दों का समूह उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश रोता है, पहले तो हमने सीखा अर्थपूर्ण वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि जो कोई भी वर्ण हो, उनका अगर समूह जिससे हमें कोई अर्थ निकलता है, ऐसे समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे हमने नर देखा, रोना ये शब्द देखा, उसी के साथ साथ इन अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। इसी के साथ साथ यहां तक हम समझ गए अर्थपूर्ण वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। उसी के साथ साथ अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे शब्दों के भेद कौन कौन से हैं। शब्द भेद, शब्दों के दो भेद हैं, एक सव्यय, दूसरा है अव्यय। उसमें ये सव्यय और ये हो गया अव्यय। उसको दूसरी भाषा में कहा जाता है विकारी शब्द, और इसे कहा जाता है अविकारी शब्द। अब सबसे पहले हम समझेंगे सव्यय, यानी विकारी शब्द किसे कहते हैं। सव्यय का या विकारी शब्द का मतलब होता है, सव्यय का मतलब खर्च होना, परिवर्तन होना। वे यानी कि खर्च करना, खर्च होना। अब ये शब्द कहां पर खर्च होते हैं या शब्दों की परिस्थितियां कौन सी होती है, कौन सी परिस्थिति में कौन सा शब्द बदल जाता है। जैसे सव्यय में हम उसे कहते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उसे हम सव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हमने देखा अगर लड़का ये शब्द है लिंग में पुल्लिंग, अगर उसका वचन परिवर्तन करेंगे तो लड़के का हो जाएगा लड़के, लड़का लड़के, एक वचन में लड़का, बहुवचन में लड़के, यानी कि शब्द में परिवर्तन हो गया। समझो एक वचन है, यहां पर लड़का हो जाएगा। अगर बहुवचन में हो, यहां पर लड़के शब्द बनेगा, यानी कि लड़का इस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे हम उसे सव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। अब ऐसे कौन से शब्द है या सव्यय के भेद कौन कौन से है, उसके प्रकार कौन कौन से, उससे देखेंगे हम
उसमें उसके प्रमुख 4 भेद है, 6 भेद है। जैसे उसमें पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। उसका दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। इसमें चौथा भेद है इसका और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। 1 2 3 4 और 5, यानी कि संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद। अब हम अव्यय को अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सव्यय यानी कि विकारी शब्द। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई? जो भी जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि सव्यय के 5 भेद है। उसमें से अब सव्यय किसे कहते हैं? विकारी शब्दों उन्हें कहते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तन या कोई बदलाव होता है, उसे हम सव्यय यानी कि विकारी शब्द को कहते हैं। अब विकारी शब्दों की जो भेद है उसमें जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। इनके बाद हम अव्यय को दूसरे वीडियो में देखेंगे। उसके पहले इसको समझ लेंगे हम। अब ये सव्यय, सव्यय का पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। समझ में आता है? किसी भी वस्तु, स्थान या मूर्त अमूर्त चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई वस्तु हो, उसका हमें उसकी समस्त जाति का बोध होता है। यानी कि एक शब्द का उच्चारण करने के बाद उसकी समस्त जाति का हमें बोध होता है। ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को मराठी में हम नाम कहते हैं, यानी कि नाम मराठी में जो है वो हिंदी में उसे संज्ञा कहा जाता है। उसी का भेद जातिवाचक संज्ञा। अब ऐसे शब्द कौन से हैं? समझो हमने जैसे एक वृक्ष, इस शब्द का उच्चारण करने के बाद हमें मालूम होता है कि वृक्ष यानी कि संसार में, विश्व में जितने सारे वृक्ष है, कौन कौन से वृक्ष है? फिर उसमें आम है, नींबू है, जो बबूल है, बहुत सारे वृक्ष है। इन सब जाति का हमें पता चल जाता है। जैसे दूसरा है उसका पर्वत। पर्वत इस शब्द का उच्चारण होने के बाद हमें समझ में आता है कि संसार में जितने सारे पर्वत है, हिमालय हो, जितने सारे हो, एवरेस्ट हो, यानी कि संसार में जितने सारे पर्वत है, इन सब पर्वतों का पर्वत शब्द कहने के बाद हमें उनकी समस्त जाति का पता होता है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे नदी। नदी शब्द का उच्चारण होने के बाद हमारे आंखों के सामने जितनी सारी नदियां हैं, गंगा, जमुना, जो गोदावरी, जितनी सारी नदियां हैं, उन सब नदियों का इसमें समावेश, यानी उसका बोध होता है। नदी कहने के बाद संसार में जितनी सारी नदियां हैं, इसका हमें बोध होता है। उसके बाद उसके अगला देखेंगे, समझो लड़का। लड़का कहने के बाद संसार में जितने सारे लड़के, चाहे जो कुछ भी नाम हो, उसको आगे देखेंगे। लेकिन लड़का कहने के बाद सब समस्त जाति का बोध होता है। लड़का ये जाति है। लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, जो भी वृक्ष है, पर्वत है, नदी है, पहाड़ है, जितना सारा, यानी कि आपकी समझ में आ गया होगा। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिन शब्दों से उस वस्तु या स्थान की समस्त जाति का बोध होता है, पता होता है या उनकी जानकारी मिलती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो है यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप देखेंगे जैसे इसमें देखा हमने वृक्ष,
इसकी परिभाषा हम आसानी से समझ लेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु या स्थान की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। फिर उसमें से निकालेंगे व्यक्तिवाचक, यानी कि जैसे वृक्ष कहने के बाद उसकी समस्त जाति आ गई, उसमें से विशेष, या उसे कहेंगे जिन शब्दों से किसी विशिष्ट वस्तु का बोध होता है, किसी वस्तु व्यक्ति का बोध होता है, किसी वस्तु विशिष्ट स्थान का ज्ञान होता है, ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसमें हमने पहले देखा वृक्ष, ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। इसमें विशेष वृक्ष समझो आम, ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में वृक्ष आ गया, इस संसार में जितने सारे वृक्ष है उनका बोध होता है इसलिए जातिवाचक। उसके आगे हम चलकर हम किसी विशिष्ट वृक्ष के बारे में सोचेंगे, जब आम का नाम लेंगे तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमने देखा दूसरा पर्वत। ये पर्वत शब्द का उच्चारण करने के बाद संसार में जितने सारे पर्वत है उनका हमें बोध होता है, उनका ज्ञान होता है। उसमें से हम विशिष्ट एक पर्वत का नाम लेंगे, जैसे हमने पहले बता दिया। पर्वत का दूसरा है विशिष्ट एक पर्वत हिमालय, यानी कि ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमने जातिवाचक संज्ञा में नदी का उदाहरण लिया। नदी कहने के बाद संसार में जितनी सारी नदियां है उसका हमें ज्ञान होता है, बोध होता है। उसमें से विशिष्ट नाम समझो हम आसानी से ले सकते हो, गंगा नदी, यानी कि ये गंगा जो नदी है, गंगा शब्द का जो उच्चारण होगा तो मालूम होगा विशिष्ट नदी का उल्लेख होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमने देखा लड़का। लड़का कहने के बाद उस लड़के की समस्त जाति का ज्ञान होता है, इसलिए उसे जातिवाचक। उस लड़के में कोई विशेष लड़का, जैसे हमने पहले वाक्य देखा था, उसी प्रकार से समझो रमेश। रमेश ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब आप यहाँ तक यानी कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ तक ऐसा समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया। जिन शब्दों से समस्त जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशिष्ट मालूम होता है या ज्ञान होता है, विशिष्ट वस्तु जैसे वृक्ष, समस्त जाति, उसमें से विशेष या विशिष्ट आम, जिसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है जातिवाचक। उसमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद अगली जो संज्ञा है उसे देखेंगे हम, तीसरी है भाववाचक। यहां तक हम समझ गए। जातिवाचक समझो वृक्ष है, व्यक्तिवाचक आम है। हम यहां पर लिखेंगे आम बहुत मीठा है। इस भाववाचक संज्ञा को ही गुणवाचक भी कहा जाता है। गुणवाचक और भाववाचक दोनों का अर्थ ये किए। गुण और भाव अब किसे कहते हैं, या गुणवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये पहले हम समझेंगे। गुण और भाव इसका मतलब होता है हमारे अंदर जितने सारे स्वभाव या विशेषता है उसे हम भाववाचक, हमारे भाव या गुण कहते हैं। जैसे समझो हमने किसी ने थप्पड़ मारा, हम हंसेंगे नहीं हंसेंगे, हमें रोना आएगा, ये अपने आप हो जाएगा, ये प्राकृतिक रूप से हो जाएगा, नैसर्गिकता से हो जाएगा, क्या हम कभी उसका बहाना नहीं करेंगे। जो अपने आप हमारे अंदर से चीजें बाहर निकलती है उसे हम हमारे भाव या गुण कहते हैं। जब हमें बेहद खुशी होती है, जब कोई अच्छी बात हम सुनते हैं, क्या उससे हम बेहद प्रसन्न होते हैं। अच्छी बात सुनकर, बुरी बात सुनकर हमें दुख होता है, यानी कि दुख क्या हमारे अंदर की अंतर्गत भावना है, उसे हम भाव कहते हैं या गुण कहते हैं। रोना, हंसना आदि जितने सारी अपने आप जो प्राकृतिक रचनाएं हमारे शरीर में, जो स्थिति के अनुसार हमारे में से जो गुण भाव या भाव बाहर निकलते उसे हम भाव कहते हैं। उन्हीं को दर्शाने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या हमारे किसी व्यक्ति की विशेषता होती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके पहले उसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। समझो कोई सुंदर है, कोई मीठा है, या कोई चीज मीठी है,
कोई चीज सुंदर दिखती है, समझो कोई काला है, यानी कि जो जो भी कुछ हुआ, समझो कोई बूढ़ा है, यानी कि बुढ़ापा इसे आ जाता है, उसी के साथ बचपना, ये हम निर्माण नहीं करते, इसका अपने आप हो जाती है। ऐसे जितने सारे शब्द है उनको दर्शाने का, उनका बोध करने का, उनका ज्ञान कराने का काम जो शब्द करते हैं उसे हम भाववाचक समझाते हैं। यानी कि हमें बेहद दुखद कोई समाचार हमने सुना, हम दुखी हो गए, हमारे दुख को दर्शाने के लिए दुख शब्द आ गया, हमें गुस्सा दर्शाने के लिए क्रोध शब्द का निर्माण हो गया। जितनी सारी अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे हमने इसके पहले जो देखा है उसमें वृक्ष जातिवाचक हो गया, आम व्यक्तिवाचक हो गया, इसी आम का हमने यहाँ पर प्रयोग किया, ये आम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उसी के साथ साथ आम का भाव, आम का गुण, आम कैसा है, अब यहाँ पर हमने मीठा लिखा है, यानी कि मीठा जो है यह क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब आप समझेंगे कि आम मीठा ही नहीं होता, कोई कहेगा खट्टा होता है, कोई कहेगा कड़वा होता है, तो उसका रंग भी अलग अलग होता है, कोई कहेगा पीला होता है, कोई कहेगा हरा होता है, ये अलग अलग, यानी उसकी अलग अलग विशेषता है। चाहे समझो आप मीठा है, खट्टा मीठा है, पीला है, हरा है, जो कुछ भी, हमने सिर्फ उस व्यक्ति की या उस वृक्ष का विशेष जो है आम, उसकी विशेषता देखी, उसके भाव या गुण देखे, इसलिए उसे हमने मीठा ये शब्द दिया। यह जो मीठा ये शब्द है उसकी विशेषता, उसका भाव गुण ये शब्द दर्शाता है, इसलिए हम भाववाचक संज्ञा। जैसे दूसरा देखेंगे, पत्थर काला है, पत्थर के अलग अलग रंग हो सकते, लेकिन ये पत्थर कौन से पत्थर है, इसकी है कौन सी संज्ञा है, ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। इसका भाव या गुण क्या है, विशेषता क्या है, ये काला दर्शाता है, ये भाववाचक संज्ञा। यानी कि किसी भी कोई व्यक्ति समझो सुंदर है, अभी आपको बता दिया, हिमालय, हिमालय ऊंचा पर्वत है, समझो हिमालय ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ये हिमालय जो व्यक्ति है इसकी विशेषता क्या है, ये कैसा पर्वत है, ऊंचा, यानी कि ये इसका भाव है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो गई। अब यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसे हम दूसरे उदाहरण के साथ देखेंगे। अब जैसे अब यहाँ पर हम समझेंगे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी छात्रों, यानी कि छात्र कहने के बाद जितने सारे छात्र संसार में इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ कहीं भी पढ़ रहे होंगे उन सब वर्गों को दर्शाने के लिए छात्रों का उपयोग किया। छात्रों को, अब इन छात्रों में यानी कि समझो एक छात्र हो गई उसकी जातिवाचक। अब छात्रों में विशेष छात्र कौन, विशेष व्यक्ति, ये रोहन है, व्यक्तिवाचक। अब छात्रों में छात्र शब्द हो गया जातिवाचक, इसमें विशेष कौन है, ये रोहन है, व्यक्तिवाचक। अब इस रोहन की विशेषता क्या है, ये बुद्धिमान लड़का है, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा।
ये हो गया जातिवाचक। छात्रों इस शब्द का उच्चारण करने के बाद संसार में जितने सारे छात्र हैं उनका हमें बोध होता है। अब रोहन का शब्द उच्चारण करने के बाद बहुत से छात्र हैं संसार में, लेकिन उसमें से रोहन नाम का जो विशिष्ट व्यक्ति के बारे में जानकारी दी है, विशिष्ट व्यक्ति को दर्शाने का काम ये रोहन शब्द करता है, इसीलिए उसे व्यक्तिवाचक। और इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का या जातिवाचक संज्ञा में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसकी जो विशेषता है, इसमें विशेष गुण, इसका विशेष भाव कौन सा है, वह है बुद्धिमान, इसीलिए उसे हम भाववाचक संज्ञा। दूसरा देखेंगे हम, गुलाब का फूल सुंदर है। गुलाब, फूल, सुंदर, इन शब्दों को हमें 3 भागों में वर्गीकरण करना है इनका। गुलाब क्या होगा, फूल ये कौन सी संज्ञा होगी, और सुंदर ये कौन सी संज्ञा होगी। तो सबसे पहले हम गुलाब देखेंगे। गुलाब ये विशिष्ट है, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फूल, संसार में जितने सारे फूल, गुलाब का हो, कमल का हो, गेंदा फूल हो, जितने सारे फूल हो, इसलिए इसे हम उसकी समस्त जाति का बोध होता है, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और ये जो जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, यानी कि फूल जातिवाचक, गुलाब व्यक्तिवाचक, इसकी विशेषता कौन सी है इस गुलाब के फूल की, सुंदर। ये कैसा फूल है, सुंदर, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा होगी। यानी कि आपकी अब समझ में आ गया। उसके बाद हम जो दूसरा वीडियो देखेंगे उसके आगे जो भी है, जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इन पांचों में से 3 का अध्ययन हमने किया। उसमें से पहली है जातिवाचक, दूसरी व्यक्तिवाचक, तीसरी है भाववाचक। आगे जो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचों को एक ही उदाहरण के साथ हम अगली वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। जिस किसी को भी इस वीडियो में या इसमें से जो संज्ञा पढ़ाई गई या शब्द किसे कहते, वाक्य किसे कहते, इनमें कोई अगर परेशानी है, अगर कोई कठिनाई है, उसे अगले वीडियो में बिल्कुल सरलता से आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करेंगे। जो भी समझ में नहीं आता वह पूछने का काम करें, उसका विस्तृत विवरण दूसरे वीडियो में किया जाएगा।